Hello everyone, welcome to Let's Summary World. This is Jyoti Chaudhary and today we are going to do our class 7 NCERT Honeycomb chapters 4, 5 and 6. तो तीनों चैप्टर्स की समरी हम आज इस वीडियो में कवर कर लेंगे. So let's start it quickly. तो सबसे पहले हमारा आता है चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम इज द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम. इट इज रिटन बाय विलियम एलियट ग्रिफिन्स. आपको राइटर्स के नेम जरूर से याद रखने हैं एवरी टाइम आई टेल यू. So let's start the story now. This is a Japanese folktale about kindness, greed and how good deeds get rewarded while bad ones get punished. तो एक मोरल स्टोरी है, जापानीज फोकटेल है. ये भी आपको याद रखना चाहिए कि ये जो चैप्टर है इसमें जो स्टोरी दी गई है वो कहाँ की फोकटेल है, दैट इज जापानीज. और इसमें आप काइंडनेस के बारे में देखेंगे, ग्रीड को कैसे पनिशमेंट मिलती है और अगर आप काइंड हैं तो आपको कैसे रिवॉर्ड मिलता है. सो लेट्स सी. एन ओल्ड काइंड कपल लिव्ड इन अ विलेज. दे हैड नो चिल्ड्रन सो दे लव्ड देयर पेट डॉग मूको लाइक देयर ओन सन. एक ओल्ड कपल की बात है, इसमें उनका कोई बच्चा नहीं था लेकिन वो एक डॉग रखते थे अपने पास जिसका नाम मूको था. यू हैव टू रिमेम्बर द नेम मूको. और वो उसको उस डॉग को अपने बच्चे की तरह ही प्यार करते थे. दे ट्रीटेड हिम वेरी वेल एंड फेड हिम गुड फूड लाइक स्क्रैप्स ऑफ फिश विद देयर राइस. तो उससे अच्छा वो खाना भी देते थे. वन डे द डॉग barked and pulled the old man to a spot near a pine tree in their field. The old man dug there and found a big treasure of gold and silver. तो एक दिन क्या होता है कि जो डॉग है, इस पिक्चर में भी आप देख सकते हैं, वो खींच करके उस ओल्ड मैन को ले जाता है एक स्पॉट पर और कहता है कि यहाँ पर खुदाई करो. वो इशारा करता है खोदने का. तो वो दोनों वहां पर जब डग करते हैं, खुदाई करते हैं, तो वहां से काफी ज्यादा ट्रेजर निकलता है, गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स निकलते हैं जिससे कि जो ओल्ड कपल था काफी ज्यादा रिच हो जाता है. बट देयर ग्रीडी एंड विकेड नेबर्स वर जेलस. लेकिन उनके नेबर थे जो कि इस बात से बहुत ज्यादा जेलस फील करते हैं. इवन उनको डॉग्स बिल्कुल भी पसंद नहीं थे. अगर कोई स्ट्रे डॉग भी उनके घर के पास आता था तो वो उसे मार देते थे. दे कॉक्स द डॉग विद बिट्स ऑफ फिश टू कम टू देयर हाउस. लेकिन अब ये क्या करते हैं, इस डॉग को, मूको को, ये लोग बहला फुसलाकर अपने घर बुला लेते हैं और उसे अच्छा खाना खिलाते हैं एंड फिर उसको एक स्पॉट पर ले जाते हैं अपने फील्ड में. एंड मूको फिर क्या करता है, द डॉग क्रैश्ड एट अ स्पॉट. वो एक स्पॉट पर फिर से खुदाई करनी शुरू करता है. उन्हें लगता है कि उन्हें भी अब कुछ खजाना या ट्रेजर मिल जाएगा, लेकिन बजाय किसी ट्रेजर के उन्हें मिलता है एक डेड किटन जहां पर मूको ने जो स्पॉट मूको ने उन्हें दिखाया था. दे गॉट वेरी एंग्री एंड किल्ड द पुअर डॉग. अब ये इतने बुरे होते हैं कि उन्हें गुस्सा आ जाता है और वो मूको को मार देते हैं. दे बरिड हिम अंडर अ पाइन ट्री. और उसे एक पाइन ट्री के नीचे दबा देते हैं, बेरी कर देते हैं. Now what happens? The old man was very sad, like he had lost his own child. Obviously जो ओल्ड कपल था, ओल्ड मैन था, वो दोनों ही बहुत ज्यादा प्यार करते थे मूको से, इसलिए वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं जैसे कि उनके खुद के बच्चे की डेथ हो गई हो. वो बहुत ज्यादा रोते हैं ग्रेव पर जाकर डॉग की. दैट नाइट द डॉग स्पिरिट केम इन हिज ड्रीम. अब ओल्ड मैन के ड्रीम्स में डॉग की स्पिरिट आती है, उसकी आत्मा आती है. द स्पिरिट टोल्ड हिम टू कट डाउन द पाइन ट्री नियर द ग्रेव एंड मेक अ मोर्टार फॉर पॉन्डिंग राइस पेस्ट्री एंड अ मिल फॉर ग्राइंडिंग बीन सॉस फ्रॉम इट्स वुड. अब जो डॉग है वो उन्हें कहता है कि जो पाइन ट्री है, इस पिक्चर में आप देखिए, यहाँ पर ये ग्रेव है डॉग की, यहाँ पर उसे दफनाया गया है. और जो ये पाइन ट्री है, मुको बोलता है सपने में आकर ओल्ड मैन के कि जाओ उस पाइन ट्री को काटो और उससे एक तो मोर्टार बनाओ जिसे हम ओखली बोलते हैं, कूटने के लिए कोई चीज होती है, और एक चक्की बनाओ, मिल, जिससे कि आप सॉस बनाएंगे, बीन सॉस बनाएंगे. ओल्ड मैन ऐसा ही करता है और जब उसे यूज करना शुरू करता है मोर्टार को, तो उसमें से गोल्ड के कॉइन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं. जैसे वो सॉस बनाने लगते हैं, जो हर ड्रॉप थी उस सॉस की वो गोल्ड कॉइन्स में टर्न होना शुरू हो जाती है और इससे जो कपल है, जो ओल्ड कपल है, वो और भी ज्यादा रिच हो जाता है. दे बिकम इवन रिचर. द विकेड नेबर सो दिस एंड बिकेम मोर जेलस. अब जो उनके नेबर थे उन्हें फिर से पता चलता है इस बारे में और वो अब और भी ज्यादा जेलसी करने लगते हैं. अब वो अगेन क्या करेंगे, मोर्टार एंड मिल को वो बोरो कर लेंगे ओल्ड कपल से. लेकिन जब वो लोग इसे यूज करेंगे तो उनको या तो कीड़े मिलते हैं और जब वो सॉस बनाने की कोशिश करते हैं तो उससे काफी स्टिंकिंग पेस्ट बनता है जिससे काफी स्मेल आती है. अब उन्हें और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस मोर्टार को और मिल को तोड़ देते हैं और उसे जला देते हैं. अगेन द डॉग स्पिरिट केम इन ओल्ड मैन्स ड्रीम. अब दोबारा से उसकी स्पिरिट आती है डॉग की ओल्ड मैन के सपनों में.
It asked him to collect the ashes from the fire and sprinkle them on withered dry dead trees. अब वो बोलते हैं कि जो उन्होंने एशेस जो उन्हें मिलेगी, राख मिलेगी उस मोर्टार और मिल की, अब वो राख ले आइए और किसी भी सूखे पेड़ पर अगर आप उसे डालेंगे तो वो फिर से हरा भरा हो जाएगा. द ट्रीज विड ब्लूम फ्लावर्स अगेन. द ओल्ड मैन वेंट टू द विकेड नेबर्स एंड पोलाइटली आस्क्ड फॉर द एशेस. फिर वो ऐसा ही करता है, ओल्ड मैन वहां पर जाता है. दे लाफ्ड एट हिम बट गिव हिम सम एशेस. वो पहले तो हंसते हैं उसके ऊपर लेकिन फिर भी उसे राख दे देते हैं. वो सोचते हैं इससे क्या ही फर्क पड़ता है. द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ टू देयर गार्डन. अब वो अपनी वाइफ के साथ गार्डन में जाता है. उनका एक चेरी ट्री था. जापान में चेरी ब्लॉसम्स होते हैं, काफी सुंदर होते हैं, पिंक कलर के फ्लावर्स होते हैं इन पर. वो काफी सूख चुका था बिकॉज ये विंटर का टाइम था. ही स्प्रिंकल्ड अ लिटिल ऐश ऑन इट. वो थोड़ी सी जो राख है उसके ऊपर स्प्रिंकल करते हैं. यू कैन सी हियर इन द पिक्चर वो कैसे स्प्रिंकल कर रहा है. और देखिए यहाँ पर ये फ्लावर्स जो है वो आना शुरू कर देते हैं. सडनली जो पूरा पेड़ था वो पिंक कलर के फ्लावर से भर जाता है. ऐसा लगता है कि जैसे कोई पिंक कलर का क्लाउड है, बादल है. और सभी लोग जो है गांव के इसे देखते हैं, विलेज के लोग इसे देखते हैं और उन्हें काफी वंडर फील होता है कि ये कैसे हो सकता है. देन व्हाट हैपेंस, अ पावरफुल लॉर्ड कॉल्ड द डेमियो. डेमियो ये नाम आपको याद रखना है. वाज पासिंग थ्रू द विलेज इन हिज पालकी. अब वो पालकी में वहां से गुजर रहा है. ही लव्ड चेरी ब्लॉसम्स बट इट वॉज नॉट द सीजन. उसे चेरी ब्लॉसम्स काफी ज्यादा पसंद है लेकिन ये सीजन ही नहीं है चेरी ब्लॉसम का. द ओल्ड मैन स्टूड ऑन अ विदर्ड चेरी ट्री बाय द रोड इवन दो पीपल वर सपोज टू नील डाउन. और जब ये लॉर्ड आता था उस टाइम पर सभी को सर झुकाकर खड़े हो जाना होता था. कोई भी ऊपर उठाकर उन्हें ऊपर अपनी नजरें उठाकर उन्हें देख नहीं सकता था. लेकिन जो ओल्ड मैन है ये उस चेरी ब्लॉसम के पेड़ पर चढ़ जाता है. हालांकि जो उनके डेमियो के जो सेवक होते हैं वो देख भी लेते हैं. फिर वो सोचते हैं कि छोड़ो कोई बात नहीं, ये एक बूढ़ा आदमी है तो हम इसे कुछ नहीं कहते हैं. और तभी वो क्या करता है, जैसे ही डेमियो वहां से गुजरने वाला होता है तभी वो उस ऐश को स्प्रिंकल कर देता है ओल्ड मैन उस ट्री के ऊपर. और तभी द ट्री ब्लूम इंस्टेंटली विद लवली फ्लावर्स. और जो ट्री है वो लवली फ्लावर से भर जाता है. द डेमियो वॉज अमेज्ड एंड वेरी हैप्पी. अब डेमियो जो है काफी अमेज्ड फील करता है और बहुत खुश हो जाता है कि इस टाइम पर कैसे चेरी ब्लॉसम के फ्लावर्स आ सकते हैं. वो वहां पर रुक जाता है और ओल्ड मैन को थैंक यू बोलता है और उसे काफी ज्यादा गिफ्ट्स भी देता है जैसे कि सिल्क रोब, स्पॉन्ज केक्स, फैंस एंड अदर गिफ्ट्स. ही इवन इन्वाइटेड द ओल्ड मैन टू हिज कासिल. अब और वो अपने कासिल में भी ओल्ड मैन को जो है इनवाइट करता है. द विकेड नेबर हर्ड अबाउट दिस. अब नेबर थे जो उनके, उन्हें फिर से इस बारे में पता चलता है. वो भी भाग कर जाते हैं कि जो बची हुई राख थी, जो ऐश थी, वो जाकर एक पेड़ पर खड़ा हो जाता है. जो नेबर होता है उनका, वो सोचता है कि मैं भी ऐसे ही करूंगा और मुझे भी रिवॉर्ड्स मिलेंगे. लेकिन जब वो ऐसा करता है तो कुछ भी नहीं होता है. नथिंग हैपेंड. द ट्री स्टेड ड्राई. और जो पेड़ है वो ड्राई रहता है. और बजाय इसके होता क्या है, द एशेस फ्लू इनटू डेमियोज आईज एंड हिज वाइफ्स आईज. और जो राख थी वो डेमियो और उसकी वाइफ की आंखों में चली जाती है जिसकी वजह से उनकी जो वो जा रहे थे रास्ते से वो सब खराब हो जाता है एंड उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है. द डेमियो ऑर्डर्ड हिज गार्ड्स टू पनिश द विकेड मैन. और फिर वो अपने गार्ड से बोलता है कि इसे पनिश करो. ये कौन है ऐसा आदमी जिसने हमारे साथ ऐसा किया है. ही वॉज बीटन एंड टेकन अवे इन शेम. और उसे फिर बहुत ज्यादा पीटा जाता है. इन द एंड द काइंड ओल्ड कपल लिव्ड हैप्पीली विद पीस. और एंड में होता क्या है कि जो काइंड ओल्ड कपल था, बिकॉज वो बहुत ज्यादा काइंड थे इसलिए वो खुशी खुशी रहते हैं. पीस, वेल्थ एंड ऑनर. उनकी काफी ज्यादा इज्जत भी होती है, वो रिच भी हो जाते हैं और शांति से रहते हैं. वाइल द ग्रीडी नेबर्स गॉट पनिश्ड फॉर देयर इविल डीड्स. और जो उनके ग्रीडी नेबर्स थे उनको पनिशमेंट मिलती है. काफी अच्छी स्टोरी थी. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज क्वालिटी, रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी. बहुत ही अच्छे राइटर हैं जॉन गाल्सवर्दी. आपको स्पेशली इनका नाम याद रखना है कि ये चैप्टर इन्होंने लिखा, ये स्टोरी इनकी लिखी हुई है. इट इज अबाउट टू जर्मन ब्रदर्स. जर्मन ब्रदर्स की ये स्टोरी है. द गैसलर ब्रदर्स. गैसलर उनका सर नेम था इसीलिए गैसलर ब्रदर्स. उनकी एक शॉप होती है, बूट शॉप. आप देख सकते हैं यहाँ पिक्चर में भी, ये उनकी शॉप का भी नेम होता है. हु आर एक्सपर्ट बूट मेकर्स इन अ स्मॉल शॉप इन लंडन स्ट्रीट. लंडन स्ट्रीट में इनकी ये शॉप होती है. दे मेक ओनली कस्टम मेड टू ऑर्डर बूट्स बाय हैंड. वो अपने हाथों से जूते बनाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा फाइन क्वालिटी के फाइन लेदर यूज कर शूज बनाते हैं. लेकिन
एक चीज़ थी कि वो कभी भी एडवर्टाइज़मेंट नहीं करते थे, कोई मशीन्स यूज़ नहीं करते थे, कोई शॉर्टकट यूज़ नहीं करते थे। वो सिर्फ़ जो ऑर्डर उनके पास आता था वही बूट्स जो है वो प्रिपेयर करते थे। उनके पास आपको रेडीमेड पहले से बनाए हुए कोई भी बूट्स ऐसे नहीं मिलते थे। देयर बूट्स लास्ट फॉर इयर्स एंड फील लाइक पार्ट ऑफ योर फीट, और वो इतनी अच्छी क्वालिटी के बनाते थे कि उनके जूते काफ़ी सालों तक चलते थे और आपको ऐसा फ़ील होता था कि जैसे आपके पैर का हिस्सा है ये जूते, आपको अलग से कुछ फ़ील नहीं होता था। द नरेटर हैज़ नोन देम सिंस ही वाज़ अ बॉय, और जो हमारे नरेटर हैं वो बचपन से ही इन्हें जानते हैं क्योंकि इनके जो फादर हैं नरेटर के, वो भी इनसे बूट्स लिया करते। ही रेयरली विजिट्स बिकॉज़ द बूट्स लास्ट टेरिबली लॉन्ग, लेकिन वो बहुत कम उस शॉप पर जाते थे क्योंकि उन्हें ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। जो शूज़ उन्हें मिलते थे, जो गेसलर ब्रदर्स बनाकर देते थे, वो इतने साल चलते थे कि दोबारा खरीदने के लिए उन्हें काफ़ी वेट करना पड़ता था। When he orders boots, Mr. Gessler, the younger brother, the main craftsman, speaks in broken English with a German accent. और जो उनकी इंग्लिश थी गेस्लर ब्रदर्स की, वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, उसमें जर्मन एक्सेंट आता था और उन्हें काफी ज्यादा प्राउड भी फील होता था इस चीज में कि वो इतनी अच्छी फाइन क्वालिटी के बूट्स बनाते हैं, और वो काफी ज्यादा ईमानदार थे अपने काम के लिए। नाउ वन टाइम द नरेटर कंप्लेन्स दैट अ पेयर क्रीक्स, एक बार जो नरेटर है वो कंप्लेन कर देता है कि इन जूतों में से थोड़ी आवाज आ रही है। इस बात पर मिस्टर गेस्लर को इतना बुरा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज लिए उनको फिर से ठीक कर कर देते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो मेरे प्रोफेशनल प्राइड को हर्ट करने जैसा है। Years pass, the big firms take over the market with cheap machine-made boots and lots of advertising. लेकिन अब टाइम चेंज हो रहा था, बड़ी-बड़ी कंपनीज आ रही थी, मार्केटिंग हो रही थी, एडवर्टीजमेंट हो रही थी और काफी सस्ते रेट में जो है जूते मिल रहे थे। इसीलिए इनका काम जो है अब कम होता जा रहा था। पीपल प्रेफर क्विक ब्रांडेड बूट्स ओवर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर परफेक्ट वंस। अब लोग जो है ब्रांडेड बूट्स ले रहे थे और उन्हें ये था कि उन्हें जल्दी से बूट्स मिल जाए, वो वेट नहीं करना चाहते थे। द नरेटर गोज अब्रॉड, अब जो नरेटर है वो भी अब्रॉड चले जाते हैं, वो किसी दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। व्हेन ही रिटर्न्स आफ्टर मोर देन अ ईयर, अब एक साल के बाद वो जब वापस आते हैं, ही विजिट्स द शॉप, वो शॉप पर दोबारा आते हैं। ही फाइंड्स ओनली द यंगर ब्रदर देयर, उनमें से अब वो देखते हैं कि सिर्फ यंगर ब्रदर ही वहां पर है। एक मिस्टर जो गेस्लर है उनकी डेथ हो चुकी है, और जो यंगर ब्रदर है वो भी काफी ज्यादा उन्हें ओल्ड दिखाई देते हैं, काफी पतले दुबले से हैं और थके हुए से लगते हैं, जैसे कि उनकी एज 75 हो। इन रियल उनकी एज जो है 60 थी। ही डज नॉट रिकॉग्नाइज द नरेटर एट फर्स्ट, और वो पहले तो नरेटर को पहचान भी नहीं पाते हैं। द नरेटर ऑर्डर सेवरल पेयर्स ऑफ बूट्स टू हेल्प सपोर्ट हिम, अब जो नरेटर है वो काफी ज्यादा बूट्स ऑर्डर करता है ताकि वो उनको सपोर्ट भी कर सके। मिस्टर गेस्लर सेज ही कैन मेक देम क्विकली नाउ एज बिजनेस इज बैड, अब जो मिस्टर गेस्लर है वो बोलते हैं कि मैं जल्दी बना दूंगा क्योंकि मेरा बिजनेस काफी बुरा चल रहा है। देखिए उनके एक्सेंट के लिए एक लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है, इट इज अ जलैक टाइम, दिस इज हाउ ही यूज टू स्पीक, वो जर्मन एक्सेंट में ऐसे बोलते थे। इस इंग्लिश में इट इज अ स्लैक टाइम। नाउ द बूट्स अराइव, दे आर द बेस्ट मिस्टर गेस्लर एवर मेड, अब वो बूट्स आ जाते हैं नरेटर के, जल्दी वो दे देते हैं इस बार, और उसे लगता है कि बेस्ट बूट्स हैं जो कि मिस्टर गेस्लर ने बनाए हैं। परफेक्ट शेप, फिट, फिनिश एंड लेदर, द नरेटर इज थ्रिल्ड, ही रशेस टू राइट अ चेक एंड पोस्ट इट इमीडिएटली, वो अपना जो है पेमेंट कर देता है। अ वीक लेटर, एक हफ्ते के बाद नरेटर दोबारा उस स्ट्रीट से गुजर रहा था, उस गली से गुजर रहा था। फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं जाकर मिस्टर गेस्लर को बताऊं हाउ स्प्लेंडेडली द बूट्स फिट, कितने अच्छे से जो है ये बूट्स मुझे फिट हुए हैं। बट द शॉप्स नेम इज गॉन, लेकिन वो देखता है कि वो अब शॉप वहां पर है ही नहीं। इनसाइड अ यंग इंग्लिश मैन इज देयर, एक इंग्लिश मैन अंदर बैठा हुआ है। ही सेज दे हैव टेकन ओवर द शॉप, वो बताता है कि उन्होंने इस शॉप को ले लिया है। द नरेटर आस्क अबाउट मिस्टर गेस्लर, द यंग मैन सेज, अब गेस्लर मिस्टर गेस्लर के बारे में जब नरेटर पूछता है तो वो इंग्लिश मैन बताता है डेड, कि वो मर चुके हैं। द नरेटर इज शॉक्ड, वो शॉक्ड रह जाता है कि लास्ट वीक ही तो मैंने उनसे बूट्स बनवाए हैं। द यंग मैन एक्सप्लेन्स, फिर वो बताता है इंग्लिश मैन, यंग मैन, आह पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ, स्लो स्टार्वेशन द डॉक्टर कॉल्ड इट, वो बताता है कि वो स्टार्वेशन, वो भूख की वजह से मर गए। धीरे धीरे उनके पास मतलब उनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा था, उनके पास अच्छा खाने का नहीं था, इसलिए धीरे धीरे स्लो स्टार्वेशन की वजह से उनकी डेथ हो गई है। द यंग मैन मिस्टर गेस्लर वर्कड टू हार्ड, वो बताता है कि जो मिस्टर गेस्लर थे वो बहुत ज्यादा काम करते थे। ही वुड ओनली टच बूट्स फॉर ऑर्डर्स, सेट डे नाइट ओवर देम, कि वो दिन रात काम लगे रहते थे उनके ऑर्डर्स को पूरा करने में। यूज द बेस्ट लेदर, नेवर एडवर्टाइज, लोस्ट ऑल कस्टमर्स टू बिग फर्म्स, कि उनके जो सारे कस्टमर थे वो बिग फर्म्स की तरफ चले गए और उन्होंने कभी एडवर्टाइजमेंट भी अपने काम की नहीं की। नो वन वेटेड फॉर स्लो परफेक्ट वर्क, किसी ने वेट नहीं किया कि उनके स्लो और परफेक्ट वर्क के लिए। ही स्टाफ टू कीप द क्वालिटी एंड शॉप गोइंग
starving, और वो आखिर में भूख से मर ही गए. The narrator feels very sad and guilty. Narrator को बहुत ज्यादा बुरा लगता है. The story ends with the shop changed forever. No more true quality, just big firm business. Now, our next chapter, chapter number 6, Expert Detectives, written by Sharda Dwivedi. Now, Maya, a 10-year-old, and her younger brother Nishad, nicknamed Seven. आपको याद रखना है, माया 10 साल की बच्ची है और इसका छोटा भाई है निषाद, जिसका निक नेम है सेवन. ये क्वेश्चन आ सकता है, सो यू शुड रिमेंबर इट. और सेवन की एज भी 7 ही है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा इसको याद रखना. लिव विद देयर मदर अ डॉक्टर, और उनकी मदर जो है एक डॉक्टर है. दे बिकम क्यूरियस डिटेक्टिव्स अबाउट देयर मिस्टीरियस नेबर. अब इनका एक नेबर है जिसका नाम है मिस्टर नाथ. अब ये सोचते हैं कि जो मिस्टर नाथ है ना, वो एक क्रिमिनल है, तो ये डिटेक्टिव बनने का काम करते हैं और ये चाहते हैं कि ये पता लगाएं कि मिस्टर नाथ जो है सच में ऐसा क्या काम करते हैं, क्या वो सच में क्रिमिनल है या नहीं है. वो अकेले रहते हैं रूम नंबर 10 में मिस्टर नाथ, एट शंकर हाउस फॉर ओवर ए ईयर. 1 साल हो गया उन्हें वहां पर रहते हुए शंकर हाउस में. मिस्टर नाथ इज थिन. जो मिस्टर नाथ है वो काफी ज्यादा पतले हैं. लुक स्टार्व्ड एंड अनवेल. वो काफी बीमार दिखते हैं. यूं लगता है कि जैसे कि उन्हें भूख की वजह से वो काफी ज्यादा दुबले पतले हो गए हैं. हैज अ लार्ज स्कार ऑन हिज फेस. और उनके फेस पर एक बहुत बड़ा सा निशान है. नेवर गोज आउट टू वर्क. और वो कभी काम करने के लिए भी बाहर नहीं जाते हैं. स्टेज लॉक्ड इन हिज रूम. हमेशा अपने रूम में लॉक रहते हैं. बहुत कम बोलते हैं और उनके पास कोई लेटर्स भी नहीं आते, कोई विजिटर्स भी नहीं आते हैं, सिवाय कि एक फैट फेयर मैन के, जो कि स्पेक्टिकल्स लगाकर आता है, चश्मे लगाकर आता है, और वो हर संडे को आता है. रमेश, अ बॉय फ्रॉम द नियर बाय रेस्टोरेंट, ब्रिंग्स हिम सिंपल फूड ट्वाइस अ डे. और रमेश जो है एक पास के रेस्टोरेंट में एक बच्चा काम करता है, वो इनके लिए खाना लेकर आता है और बहुत ही सिंपल से इनका खाना होता है, जैसे कि वो चपाती, दाल, वेजिटेबल्स ये सब खाते हैं और वो उसे कैश में पे करते हैं. नाउ माया इज कन्विंस्ड मिस्टर नाथ इज अ क्रूक और क्रिमिनल ऑन द रन. अब माया तो पूरी डिटर्मिन है इस बात के लिए कि जो मिस्टर नाथ है वो पक्का एक क्रूक है, क्रिमिनल है. ही मेक्स अ लॉन्ग लिस्ट शी मेक्स अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ फैक्ट्स एंड थ्योरीज. फिर वो अपने फैक्ट्स गिनवाने लगती है कि क्यों उसे ऐसा लगता है. नो जॉब, नो फ्रेंड्स, नो मेल. अब वो कहती है कि कोई जॉब नहीं है उनके पास, फ्रेंड्स नहीं है, मेल नहीं है, ये सस्पिशियस है. स्कार्स फ्रॉम अ पुलिस शूट. वो कहते हैं कि जो उनके फेस पर जो स्कार है वो कोई पुलिस का शूट आउट हुआ होगा, कोई फाइट इनकी हुई होगी, इसी वजह से इनको ये स्कार मिला है. हिडन मनी में बी स्टोलन लूट इन हिज रूम. और इनके पास काफी ज्यादा पैसे होंगे क्योंकि ये काम करने तो जाते नहीं है, तो फिर ये पे कैसे करते हैं अपनी चीजों के लिए. संडे विजिटर इज हिज अकम्प्लिश शेयरिंग द मनी. और जो संडे को जो फैटमैन आता है वो पक्का इनका पार्टनर होगा क्राइम में. ही ईट्स लिटिल बट पेज वेल. कि वो खाना तो बहुत कम खाते हैं लेकिन अच्छे से पे करते हैं. मस्ट बी रिच फ्रॉम क्राइम. कि वो काफी अमीर होंगे, रिच होंगे बिकॉज ऑफ द क्राइम. माया इमेजिन्स हिम एज अ स्मगलर. अब माया इमेजिन करते हैं कि वो एक स्मगलर हो सकते हैं, रॉबर हो सकते हैं और एस्केप्ड प्रिजनर भी हो सकते हैं, जेल से भागे हुए. शी वॉन्ट्स टू सॉल्व द मिस्ट्री फॉर फन एंड परहैप्स अ रिवॉर्ड. वो चाहते हैं कि वो इस मिस्ट्री को सॉल्व करे, या तो मजे के लिए या फिर हो सकता है कि वो सच में अगर क्रिमिनल निकले तो उसे कुछ रिवॉर्ड भी मिलेगा. निषाद इज काइंड हार्टेड एंड डिसएग्रीज. लेकिन निषाद है वो इससे बिल्कुल ऑपोजिट सोचता है. वो काफी काइंड हार्टेड है, बिल्कुल सॉफ्ट उसका दिल है. वन डे देयर मार्बल रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम. मिस्टर नाथ के रूम में उनका एक मार्बल चला जाता है. निषाद वहां पर जब उसे लेने जाता है तो वो बिल्कुल पास से मिस्टर नाथ को देखता है और उसे काफी दया आती है उन पर. ही फील्स पिटी. मिस्टर नाथ लुक्स पुअर, लोनली एंड सिक. उसे लगता है कि जो मिस्टर नाथ है वो पुअर दिखाई देते हैं, बिल्कुल अकेले हैं और बीमार हैं. देयर मदर सेज ही इज पोलाइट एंड जेंटल. और उनकी मदर जो कि डॉक्टर थी, जो ट्रीट कर रही थी मिस्टर नाथ को, वो भी बताती हैं कि जो मिस्टर नाथ है काफी पोलाइट हैं और जेंटल हैं. निषाद विजिट्स द क्लिनिक एंड मीट्स मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट. फिर वो क्लिनिक जाता है अपनी मदर के और मिस्टर नाथ से मिलता है एज अ पेशेंट. फीलिंग सॉरी ही गिव्स हिम अ बार ऑफ चॉकलेट. अब उसी दिन जो है इसका बर्थडे होता है निषाद का, 7 का, तो वो मिस्टर नाथ को एक चॉकलेट भी देता है एज अ गिफ्ट. मिस्टर नाथ स्माइल्स, थैंक्स हिम काइंडली एंड एक्सेप्टेड. और मिस्टर नाथ जो है काफी अच्छे से स्माइल करते हैं और उसे थैंक्स भी बोलते हैं. निषाद टेल्स माया दैट मिस्टर नाथ इज नॉट अ क्रूक. अब निषाद माया को बताता है कि जो मिस्टर नाथ है वो कोई क्रूक नहीं है, कोई क्रिमिनल नहीं है, वो काफी लोनली है और उनके कोई फ्रेंड्स नहीं है. ही वॉन्ट्स टू फाइंड आउट वाई ही इज सो थिन, सो लोनली एंड हैज नो फ्रेंड्स. और निषाद पता लगाना चाहते हैं कि वो क्यों इतने अकेले हैं, क्यों उनके फ्रेंड्स नहीं है. निषाद सेज मे बी नो वन हैज ट्राइड टू बी फ्रेंड हिम. और उसे लगता है कि हो सकता है किसी ने कभी कोशिश ही नहीं की यहाँ पर उनका फ्रेंड बनने की. लेकिन माया फिर आर्ग्यू करती है. वो कहती है if he has lived in Shankar house for a year without making a single friend, something is wrong. वो कहते हैं कि अगर 1 साल से उनका कोई सिंगल फ्रेंड भी नहीं बना है शंकर हाउस में, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है.
ही इज ऑब्वियसली scared that someone will recognize him and hand him over to the cops. वो कहती है कि उन्हें डर है कि कोई ना कोई उन्हें रिकॉग्नाइज कर लेगा और पुलिस को जो है पकड़वा देगा. निषाद लुक्स थॉटफुल एंड प्रोटेस्ट. अब जो निषाद है वो प्रोटेस्ट करता है. मे बी नो वन ट्राई टू मेक फ्रेंड्स विद हिम. वो कहता है किसी ने कोशिश ही नहीं की. माया सेज ही इज अ नेस्टी बियर. अनफ्रेंडली. वो कहते हैं कि कोशिश कोई कैसे करेगा, वो काफी अनफ्रेंडली है. निषाद स्टबनली रिप्लाइज आई डोंट केयर, आई लाइक हिम एंड आई एम गोइंग टू ट्राई एंड बी हिज फ्रेंड. वो कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उनका दोस्त बनूंगा. माया लाव्स एंड कॉल्स हिम क्रेजी. माया उसे क्रेजी बोलती है. फ्रेंड्स विद द क्रूक. वो कहती है कि तुम एक क्रूक के फ्रेंड बनोगे. हाँ, यू आर क्रेजी सेवन. वो कहती है कि तुम क्रेजी हो सेवन. द कॉप्स विल टेक यू टू जेल विद हिम. जो पुलिस है वो तुम्हें भी उनके साथ जेल ले जाएगी. लेकिन डू यू वॉन्ट दैट टू हैपन यू इडियट. वो कहती है कि क्या तुम चाहते हो ऐसा हो. निषाद मेयरली ग्लेयर्स एट हर एंड क्वाइटली वॉक्स आउट ऑफ द रूम. वो थोड़े गुस्से में माया की तरफ देखता है और रूम से बाहर चला जाता है. माया थ्योरी मेक नो इम्प्रेशन ऑन हिम एट ऑल. जो माया बोल रही थी उन चीजों का निषाद पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था. द स्टोरी एंड्स हियर. और यहीं पर जो हमारी स्टोरी है खत्म हो जाती है. द मिस्ट्री ऑफ मिस्टर नाथ रिमेन्स अनसॉल्व. जो मिस्टर नाथ की मिस्ट्री है वो सॉल्व नहीं होती है. एट द एंड इट शोज द कॉन्ट्रास्ट. इस चैप्टर में हमें कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है कि क्या माया की थिंकिंग थी प्लस क्या निषाद की थिंकिंग थी. माया सस्पिशन एंड इमेजिनेशन. माया की जो इमेजिनेशन थी या फिर जो सस्पिशियस थी, उसे इतना ज्यादा शक था मिस्टर नाथ पर, बजाय उसके निषाद एम्पैथी एंड डिजायर टू हेल्प. निषाद जो बिल्कुल ऑपोजिट था, वो एम्पैथेटिक फील कर रहा था और वो चाहता था कि वो उनकी हेल्प करे. और इस स्टोरी से हमें क्या मोरल मिलता है. डोंट जज पीपल हार्शली बाय अपीयरेंसेस और रूमर्स. कि हमें किसी को जज नहीं करना चाहिए सिर्फ इस चीज पर बेस्ड कि वो कैसे दिख रहे हैं या फिर लोग उनके बारे में क्या बोलते हैं. काइंडनेस एंड अंडरस्टैंडिंग आर बेटर देन सस्पिशन. कि आपको काइंड रहना चाहिए, आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि क्या सिचुएशन है, यही बेटर होता है बजाय किसी पर भी शक करने के. सो हियर वी कम टू द एंड. हमने 3 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं. And in the next video we are going to complete the entire book. So please like, share and subscribe the channel so that I can bring more content for you and it is going to be really helpful for you. So please subscribe the channel and thank you very much. Keep watching.